गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने अगले एपिसोड पर हैं अब्रेनो कॉन्शियस चैनल पर, टॉक विद अ साइकोलॉजिस्ट। और हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश शर्मा जी। हेलो और नमन। हेलो सर। तो सर, हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे चैनल के नमन, साथ। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरे लिए। यू आर सो यंग और आपने इतनी कम उम्र में जो चैनल शुरू किया है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ऑफ कोर्स आपके चैनल से मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आगे जाकर लाभ उठाएंगे, बेनिफिट लेंगे। और काम की बातें तो सब सुनना चाहते हैं। तो आपके चैनल पर जो इंसान की फ्यूचर की जो उसकी प्रोग्रेस है, उसको लेकर जो डायरेक्शंस होती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। सर, आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप अब्रेनो कॉन्शियस पर आएंगे और हमारी ऑडियंस को चीज़ें बताएंगे? नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ आपके चैनल पे आने का। मैं बिल्कुल मरा जा रहा था आने के लिए इस चैनल पे, तो अब ये ऊपर वाले ने मेरी सुनी है। चलिए, तो सर मैं एक पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले सर आप बताइए, स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस बड़ा कॉमन सा शब्द है, तनाव। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव का प्रबंधन। तो स्ट्रेस क्या है, क्यों होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, और अगर ये बुरा है तो बुरा क्यों है, और अच्छा है तो अच्छा कैसे है, इसका ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है, जिस मनुष्य की ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो वो कैसा हो जाता है, और जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस हो वो कैसा होता है। इतने सारे सवाल हैं और इनके जवाब हम एक एक करके अपने व्यूअर्स को देंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतना बदनाम सा शब्द है स्ट्रेस, जिससे सब बचना चाहते हैं, इतना भी बदनाम या बुरा नहीं है जितना हमें बताया गया है या हमने सुन लिया है। तो इसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य तो शेर को भी वश में कर लेता है, हाथियों को भी वश में कर लेता है। मनुष्य तो ऐसी चीज़ है जो सब कुछ कर सकता है। तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली बगैर किसी लाग लपेट के कि ये होता क्या है। जी। देखिए, हमारे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर ये एक्चुअली शरीर दो भागों में बटा हुआ है, गर्दन से ऊपर और गर्दन से नीचे। तो गर्दन से ऊपर जो होता है हम उसको शरीर नहीं कहते, हम उसको सिर कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। और गर्दन से नीचे पूरा फिर शरीर है, सारी चीज़ों को मिला के। तो हमारा एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, शारीरिक और मानसिक रिस्पॉन्ड होता है एक ऐसी चीज़ के लिए जिसको हम या तो कहते हैं चैलेंज है, या कहते हैं थ्रेट है, या हम कह देते हैं कोई डिमांड है। तो वातावरण से या ज़िंदगी से जब कोई डिमांड क्रिएट होती है हमारे लिए, या कोई चैलेंज क्रिएट होता है, या वो थ्रेट हो सकती है, जब वो क्रिएट होती है तो हमारा मानसिक और शारीरिक एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है उसका जवाब देने के लिए। जैसे आप दीवार पे बॉल मारेंगे तो वापस आएगी। तो ये जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, इसको कैसे समझेंगे कि अगर मेरी कैपेबिलिटी और एबिलिटी सामने मेरी ज़िंदगी से जो थ्रेट है, चैलेंज है, डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है, उससे बड़ी है, तो मुझे ये स्ट्रेस नहीं होगा। मान लीजिए आप अभी 23 साल के नवयुवक हैं और कोई आपको कहे कि आधी बाल्टी पानी उठा दो, तो ये आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आप जिम जाते हैं और 3 या 4 बाल्टी के वजन के बराबर वेट लिफ्टिंग भी करते होंगे। परंतु अगर यही आधी बाल्टी किसी बच्चे से उठवाई जाए तो वो उसके लिए मुश्किल है, तो उसका शरीर तनाव उत्पन्न करेगा। तो ये जो तनाव होता है ये तभी होता है जब हमारी शरीर का मैकेनिज्म, केबल जो एबिलिटी है
वो और या मानसिक जो है सामने वाले चैलेंज, एक्सपेक्टेशन, थ्रेट से छोटी हो और वो सामने वाली चीज़ थोड़ी बड़ी हो। तो इसका सोर्स क्या होता है तनाव का? तनाव का जो सोर्स है वो जीवन की अलग अलग चीज़ों से आता है। जैसे मान लीजिए वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम करने की जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वहाँ से आ सकता है। जब आप छात्र होते हैं तो पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिसको स्टडी स्ट्रेस कहते हैं, वर्क स्ट्रेस होता है। तो ये जो तनाव है ये जीवन की अलग अलग जो डिमांड चैलेंज होते हैं वहाँ से आता है, इसका सोर्स होता है। जैसे एक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम करने की जिम्मेवारी, तो उन जिम्मेवारियों में बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपकी ताकत से थोड़े बड़े हैं तो तनाव आ जाएगा। स्टडी स्ट्रेस, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त मानसिक जो हमारी कैपेबिलिटी और क्षमता है और जो हमें पढ़ना है अगर वो हमारी समझ से बड़ा है तो स्टडी स्ट्रेस आ जाएगा। कई बार रिश्तों में भी तनाव आ जाता है। कोई डिफ़िकल्ट रिश्ता आप हैंडल करने के लिए उतने कैपेबल नहीं हैं जितनी डिफ़िकल्टी उस रिश्ते को निभाने में है जी। तो आ जाएगा। कई बार फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाते हैं, जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, धन कमाने की परेशानियां, उनसे भी आता है। तो ये जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में आता ही रहता है और ये आएगा और ये तब तक आएगा जब तक आप जिंदा हैं। अब होता ये है कि जैसे ही स्ट्रेस आया, चैलेंज बड़ा है, मेरी कैपेबिलिटी कम है, तो मेरी बॉडी क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज कर देती है। अब वो जो केमिकल होते हैं उनके नाम कार्टिसोल, एड्रेनलिन होते हैं। तो वो जो केमिकल जब हमारे शरीर में आ जाते हैं तो वो एक तरह का मैसेंजर होते हैं जो सूचना देते हैं हमारे ब्रेन को कि अब आपको करना क्या है। तो वो जो करने वाला मैकेनिज्म होता है उसको कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। तो या तो आप उस चैलेंज को छोड़ के भाग जाओगे, चाहे वो फाइनेंस का हो, रिश्तों का हो, पढ़ाई का हो या किसी काम का हो, या फिर आप फाइट करोगे। आप फाइट करोगे तो आप उससे जूझोगे, सामना करोगे उसका। तो ये जो निर्णय है ये कौन करता है? हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कि मुझे भागना है या उसका सामना करना है। जी। अब जीवन ये कहता है कि ग्रोथ करने के लिए सामना करना चाहिए, पर सामना आप कैसे करोगे? आपने पुराने जमाने की नमन लड़ाइयों के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा। जब दो राजाओं में लड़ाई होती थी तो क्या दो राजा ही मैदान में लड़ते थे या उनके सैनिक भी उनके साथ होते थे? पूरी सेना होती थी। ऑफ कोर्स। तो जब हमें किसी तनाव का सामना करना होता है और हम ये महसूस कर लें कि ये तनाव है, तब हम क्या अकेले लड़ सकते हैं? ये एक सवाल है। या हमें कुछ अपने साथ सहयोगी शक्तियों का इस्तेमाल भी करना है? आपकी सहयोगी शक्तियों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके कुछ ज़्यादा बुद्धिमान मित्र हो सकते हैं जो सलाह देकर आपको लड़ने का तरीका बताएंगे कि कैसे फाइट करनी है। दे विल गिव यू टूल्स। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई किताब हो सकती है, या यूट्यूब पर जिन चीज़ों से आप मोटिवेशन लेते रहते हैं अपने सवाल का जवाब वहाँ से ले सकते हैं, और खुद को भी अपनी उस आने वाले तनाव का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। फिर ब्रेन कहेगा आप छोड़ ही दो इसको, फिर आप आते हो फ्लाइट पे। तो ज़्यादातर मनुष्य फाइट मोड में रहते ही हैं, बट जब वो इन टूल्स की मदद नहीं लेते तो फिर वो फ्लाइट में आ जाते हैं। ये तनाव और बुरा बन जाता है जब आप एक तीसरे मोड में चले जाते हैं, नीदर फ्लाइट नॉर फाइट, ओनली फ्राइट। खड़े रहते हैं बस, ना तो भागेंगे और ना सामना करेंगे, रिस्पॉन्ड भी कुछ नहीं है। वो ज़्यादा मुश्किल हालात सब प्रेस करने लग जाते हैं आप उन चीज़ों को। तो 1/20 कह लें या 1/2 कह लें, समझाने के मैथ के फार्मूले में अगर खोट है तो आप ऐसे समझें सामान्य भाषा में कि अगर 1 किलो आपकी ताकत है शारीरिक, तब आप 1 किलो 200 ग्राम की डिमांड, चैलेंज या जो थ्रेट है उसको क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं,
या मानसिक क्षमता 1 किलो की है तो 1 किलो 200 ग्राम। बट अगर आपकी कैपेबिलिटी 1 kg की है और सामने वाला जो चैलेंज और एक्सपेक्टेशन वो 20 kg का है, 20 गुना ज़्यादा है, तब ठीक नहीं है। फिर तो आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा उस चैलेंज को। उसमें गोल को बहुत छोटे हिस्सों में बांट के आप, जैसे एक दशरथ मांझी नाम का एक इंसान था, ऐसा सुना है कि उसने एक बिहार में पहाड़ था वो पूरा काट दिया था। अब नॉर्मल कंडीशन में एक अकेला आदमी उस पहाड़ को कैसे काटेगा? उसने 22 वर्ष लिए, तो धैर्य उसका एक टूल था। और उसको पता था मुझे एक दिन में बस 6 घंटे ही काम करना है, तो वो 6 घंटे ही पहाड़ काटता था। धीरे धीरे स्टैमिना डेवलप हुआ तो 8, 10, 12 घंटों पे भी आ गया। परंतु उस पहाड़ को काटने के चक्कर में उसने अपना मनोबल नहीं गंवाया, जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसको डाउन नहीं होने दिया। तो इन 22 सालों में वो बीमार भी पड़ा होगा, उसको बहुत सारे और भी काम होंगे, उसके बच्चे भी थे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ के वो पहाड़ काटता था। तो किसी दिन उसने 1 घंटा भी काटा होगा, किसी दिन उसने 4 दिन की छुट्टी भी ले ली होगी, बट उसने जो पहाड़ काटने का संकल्प था वो उससे पीछे नहीं हटा। अगर आप दशरथ मांझी की मूवी देखेंगे, एक बार उसको कोबरा ने भी डस लिया था पहाड़ काटते समय, तो कोबरा का जहर फैल गया था, तब बीमार भी रहा होगा जरूर। तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जीवन से जो भी तरह तरह की जिम्मेवारियां रूपी आपको चैलेंज, थ्रेट या डिमांड मिलती हैं, तो उनसे एक बार एक्सेप्ट करने के बाद भागना नहीं चाहिए। जैसे मेरा पढ़ने वाले बच्चों से कहना यह है कि आप मान लीजिए 10th तक की पढ़ाई कर रहे हैं और अब आपको इंजीनियर बनना है, तो आपने इंजीनियर बनना है ये कब सोचा? 7th, 8th, 9th में सोच लिया होगा। परंतु जो 10th तक की पढ़ाई होती है उसमें पढ़ने का स्टैमिना, पढ़ने के तरीके वो बिल्कुल विपरीत होते हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए होते हैं। कोई बच्चा IIT की पढ़ाई करेगा तो उसको 10-12 घंटे तो कोचिंग या अपनी खुद की पढ़ाई में देना पड़ेगा एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। बिल्कुल। अब वो बच्चा 3 घंटे के स्टेमिना पर है आज एक दिन में, रोज लगातार 5 घंटे स्कूल में रहता है और स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है वो ये जानता है। लगातार नहीं होती, 40 मिनट का पीरियड में भी बच्चा 20 मिनट पढ़ता है। अब उसको 3 घंटे का टोटल स्टेमिना है, बट यहाँ डिमांड है 10 से 12 घंटे की। तो उस बच्चे को 7th स्टैंडर्ड से ही धीरे 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 अपना स्टेमिना डेवलप करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेकर होगा वो डेवलप। आज आप 1 घंटा टिक कर बैठ के पढ़ सकते हो और जिसमें आपको कोई तकलीफ भी नहीं है, तो आप 1 घंटा 15 मिनट पढ़ो। फिर 10, 12, 15 दिनों के बाद आप 1.25 घंटा पढ़ने लग जाओगे। फिर आप अपने आप को 1.5 घंटे पे ले आओ। जब आप बूंद बूंद करके अपने सामने वाले चैलेंज को ओवरकम करते हो उसको, तो वो आपके लिए ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। यही स्ट्रेस का मूल मंत्र है कि बहुत बड़ा काम भी छोटे टुकड़ों में बांट कर किया जा सकता है। यू कैन नॉट ईट एलिफेंट इन सिंगल बाइट, यू कैन हैव एलिफेंट इन स्मॉल बाइट बाय बाइट बाय बाइट। आप भी बताइए, जिस दिन आपने ये चैनल शुरू किया वो कौन सा सन था? 3 साल पहले। 3 साल पहले। तो क्या चैनल खोलते ही साथ आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर उसी दिन हो गए? नहीं हुए। वो होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। जिस मात्रा में आप मेहनत करेंगे नमन, उसी मात्रा में देखने वाले आपको मोहब्बत करेंगे और प्यार करेंगे। बट अगर आप ये सोचें कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, ये काफ़ी मुश्किल है, या आप उन लोगों को देखें जिन लोगों के आज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, क्या उन्होंने 2 या 3 सब्सक्राइबर से शुरू नहीं किया होगा? 0 से। ऑडियंस हमेशा प्यार करती है अपने क्रिएटर को जो उसको लिए कंटेंट बना रहा है। अगर ऑडियंस के काम का कंटेंट होता है तो ऑडियंस बगैर किसी पक्षपात के आपको सब्सक्राइब करती है। उनकी कभी भी दुश्मनी नहीं होती। दे ऑलवेज लव यू, दे ऑलवेज लव गुड कंटेंट। तो जिंदगी में अब मान लीजिए, अब हम स्ट्रेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रिश्तों में कई बार हम देखते हैं लोग डिवोर्स ले लेते हैं, तो क्या ये सामना करना है या भागना है? एक तरीके से भागना कह सकते हैं इसे हम। यस।
तो शादी करने से पहले की जो तहकीकात थी उसमें कुछ कमी रही होगी। आप इंसान का एक पक्ष ही देख पाए होंगे, क्योंकि प्यार में तो सब बढ़िया ही दिखता है। तो जिंदगी तो हमेशा बढ़िया से नहीं चलती। प्यार को आप बैंक में तो डिपॉजिट नहीं कर सकते, प्यार की रोटियां बना के भी नहीं खा सकते। लव इज ए फीलिंग्स जो आपको साथ रहने के लिए आपको बाध्य करती है। परंतु कोई भी मनुष्य देवता नहीं होता, मनुष्य है, उसका डार्क पार्ट भी होगा। हर कॉइन का हेड और टेल होता है। तो हेड तो सामने दिख रहा है, टेल पीछे है। तो जब आप किसी मनुष्य को पूरा नहीं जान पाते तब आप उसका अच्छा पार्ट तो लेना चाहते हैं, और बुरा पार्ट आप क्या कहते हैं, पड़ोसी लेगा, वो भी आपको ही लेना पड़ेगा। अच्छाई और बुराई जब आप किसी मनुष्य की दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छाई काम की है और बुराई को आपको हैंडल करना सीखना है। वो हैंडलिंग जो है वही स्ट्रेस मैनेजमेंट है। कौन सी बातें ऐसी हैं उस मनुष्य की आदतों में जो आपको तनाव देती हैं, बस उनको हैंडल करना सीखना है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ने किसी मनुष्य को बुरा नहीं बनाया, सब डिफरेंट हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब अच्छे हैं, मैं ये कह रहा हूं सब लोग डिफरेंट हैं, बुरा कोई भी नहीं है। तो जिसको आप बुरा समझते हैं वो आपसे बस अलग है, और अलग चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया डाइवोर्स की, लोग डाइवोर्स क्यों लेते हैं? अगर हम हैंडल नहीं कर पा रहे, मतलब सामने वाला समझ ही नहीं रहा बातों को, तो उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? तब तो फिर डाइवोर्स ही ऑप्शन होता है। नहीं नमन शर्मा, यहाँ पर आप सामने वाले को समझाने में अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। आपको सारी एनर्जी खर्च करनी है खुद को समझाने में। शेर है, वाइल्ड है, घोड़ा है, जंगली है, दुलत्ती मारेगा ही मारेगा। आप पूरा फोकस किस चीज पे करते हो, मुझे इस घोड़े को हैंडल कैसे करना है। या हाथी है, अब आपको हाथी से काम लेना है तो हाथी बहुत काम का है। क्रेन नहीं जा सकती जंगल में, इतना बड़ा लट्ठा है पेड़ का जो 1000 किलो का होगा, क्रेन नहीं जाएगी क्योंकि सड़कें नहीं है। एक हाथी जितनी जगह ही है। अब हाथी जंगली है, अब आप हाथी से लड़ने लग जाएं तो वो आपको उठा के सूंड में फेंक देगा, तो आप क्या है, हार जाएंगे। हाथी को भोजन देना बंद कर दीजिए, कमजोर हो जाएगा। आपने बस ये सीखना है कि हाथी को काबू में लाने की तकनीक क्या है। जैसे ही आप महावत बनते हैं वही हाथी आपका सेवक हो जाता है। तो ताकत किसमें है, मनुष्य के ब्रेन में, ना कि हाथी में। हाथी को काबू करने जितनी ताकत जब मनुष्य में है तो एक मनुष्य को अपने फेवर में करना भी काफी आसान होता है, और ये बात हजारों साल से सिद्ध हुई है। बट कभी कभी क्या होता है, चीज़ें हाथ से परे होती हैं। जैसे मान लीजिए कई रिश्तों में फिजिकल अब्यूज़, मारपीट, जब कोई एक मोमेंट तक नहीं समझ सकता, फिर लास्ट ऑप्शन तो उस सिचुएशन में डाइवोर्स। यहाँ पर बुद्धिमानी कहती है कि पहले समस्या को खुद सुलझाइए। अगर आपके सुलझाने से वो परे है, तनाव ज़्यादा है, तो एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। फिर सब कुछ एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। एक्सपर्ट अगर ये कहता है कि तलाक लेने से दोनों को शांति मिलेगी, तब आपको वो फैसला लेना चाहिए। आपको अपने फैसले जिंदगी के शुरू में नहीं लेने चाहिए। भाई जैसे जब आदमी ज़्यादा बीमार हो जाता है तो हम उसके शरीर को डॉक्टर के हवाले ही तो कर देते हैं। खुद करके देख लिया, हम नहीं हो पाए ठीक, तब हम डॉक्टर की शरण में गए। डॉक्टर एक्सपर्ट है आपके शरीर का, वो फैसला बेहतर लेगा। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक्सपर्ट के हवाले अपने शरीर को ना करके शरीर से पलायन करने के लिए सोच लें। जिंदगी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं। तो कोई खुशी थोड़ी ना मिलती है किसी को मरने में। दरअसल उसको जिन चीज़ों से तनाव आ रहा था, उस तनाव को हैंडल करने के लिए उसके पास सॉल्यूशंस नहीं थे। काश अगर वो किसी से बात करता, अपनी समस्या को बताता, और वो भी प्रोफेशनल से, तो वो अपनी समस्या को 2 साल से सॉल्व नहीं कर पा रहा, प्रोफेशनल 2 दिन में कर देता। आप जानते हैं ना कि हर ताले की चाबी होती है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा लॉक नहीं बना जिसकी की ना हो। भगवान क्या करता है, ताला हमारे हवाले करके चाबी छुपा देता है।
बस सारा खेल है चाबी ढूंढने का। तो तनाव, मेरा मानना यह है कि तनाव अगर नहीं आएगा तो ग्रोथ नहीं होगी। जिन लोगों की जिंदगी में कोई तनाव नहीं होता वो या तो पलायनवादी होते हैं, अपने जो उनके कर्म हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं, और या फिर वो क्या करते होंगे, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नकारा लोग हो सकते हैं, या फिर वो तीसरे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं जिनको तनाव हैंडल करना आता है। तो मैं मानता हूं इन तीनों व्यक्तियों में से सबसे श्रेष्ठ वो है जो तनाव को हैंडल करता है, क्योंकि वो कुछ भी छोड़ के नहीं भागेगा, कोई जिम्मेवारी छोड़ के नहीं भागेगा, निर्वाहन करेगा, ठीक है, और पलायन नहीं करेगा, बस तनाव को हैंडल करना जानता है। और ये भी सीखने जैसा ही है। आप मैथ सीखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतने सब्जेक्ट को इतने इतने हजार घंटे देते हैं आप। एक बच्चा जो 4th स्टैंडर्ड से मैथ सीख रहा है, 12th तक मैथ सीखेगा तो कितने साल देता है वो, 8-9 साल। तो क्या 200-400 घंटे देकर या 10-12 घंटे से शुरुआत करके आप तनाव को हैंडल करना नहीं सीख सकते? क्योंकि बॉडी तो रिस्पॉन्ड करेगी, ब्रेन भी रिस्पॉन्ड करेगा जब कोई भी चीज़ उसके ऊपर एज ए चैलेंज, डिमांड या एक्सपेक्टेशन के रूप में डाली जाएगी। जैसे आपको भूख लग रही है, तो इट्स ए फीलिंग, यू आर हंग्री। तो अब आपको तनाव आएगा ना, तनाव ही आएगा, उठ खड़ा हो, भोजन की तलाश कर। तो भोजन की तलाश करना तनाव ही तो है। आपको पढ़ाई करनी है, ग्रोथ करनी है, उठ खड़ा हो, अपना बैग तैयार कर, स्कूल जा, एडमिशन ले, ज्ञान ले, ये भी तनाव है, ये भी तनाव है। तो तनाव इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, आप उससे कभी बच नहीं सकते। बस जितना हैंडल करना सीख जाओगे, और हैंडलिंग के लिए आप एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, काउंसलर से सीख सकते हैं, या जो मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ों का हैंडल करना सिखाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हर आदमी का रिस्पॉन्ड मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। किसी एक चीज़ से आपको ज़्यादा तनाव आ सकता है, मुझे कम, और हो सकता है तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी ना आए, चीज़ एक ही है। तो जैसे कुछ लोग सांप से इतने डर जाते हैं और कुछ लोग उसको हैंडल कर लेते हैं। तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि वो जो सामने चैलेंज है वो किस व्यक्ति के लिए कूल है और किस व्यक्ति के लिए वो डिफ़िकल्ट है। तो आप एक इंडिविजुअल इंसान हैं, आपके जो पर्सनल तनाव के कारण हैं उनको आपको डिस्कस करना चाहिए दूसरों से, और हैंडलिंग टेक्निक सीखनी चाहिए। अच्छा सर, सर मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल। रेशनल का अर्थ मतलब जहाँ से हमें कोई प्रोडक्टिव चीज़ करने को मिल रही है, वो इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। बट एक होता है रेशनल, जो खामखा होता है, जिसका कोई मतलब नहीं, या तो वो फ्यूचर के किसी इरेशनल फियर की वजह से हो रहा है जो सच्चाई नहीं है। उसके बारे में आप कुछ बताइए। ये जो रैशनल और इरैशनल स्ट्रेस है, इसके पीछे हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि का, हमारे बचपन का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। क्योंकि बचपन में 7 साल से पहले जो बच्चा होता है वो 100% एक्सेप्टेंस मोड में होता है, रेजिस्टेंस मोड नहीं होता उसका। वो हर चीज़ को एज ए ट्रुथ लेता है। जी। जो भी चीज़ आप उसको बता देंगे वो उसको एज ए ट्रुथ मानेगा। क्योंकि बच्चा शरारती है, एनर्जी की बॉल है, सारे दिन उछल कूद मचाता रहता है, उसको हैंडल करने वाले जो बड़े लोग हैं वो अब उसके जितना उछल कूद नहीं मचा पाते, और वो उनको इन्वॉल्व करना चाहता है खेल कूद में भी। मम्मा आप मेरे साथ खेलो, दादाजी आप मेरे साथ खेलो। तो वो क्या करते हैं, उसको शांत करने के लिए कुछ इरेशनल बिलीव का सहारा लेते हैं। शांत बैठ जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी, चुपचाप हो जाओ नहीं तो भूत पकड़ के ले जाएगा। ये इरेशनल है। और फिर अगर बच्चा इतने में भी नहीं मानता तो वो ऊंची आवाज़ का सहारा लेते हैं, वॉल्यूम हाई करना। तो जब वॉल्यूम हाई करके वो उसको शांत करा देते हैं तो एक हद तक बच्चा शांत हो जाता था। ये पुराने तरीके थे। आजकल तो तरीका मोबाइल हाथ में दे दो, ये और भी खतरनाक है।
तो अब जब बच्चा बड़ा होता है तो जब भी, अब ऐसा तो नहीं है ना जिंदगी में कोई इसको तेज आवाज में नहीं चिल्लाएगा। तो मान लीजिए उसका बॉस हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, उसकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, तो जब वो उतने हाई वॉल्यूम में चिल्लाते हैं तो बच्चा वो बचपन वाले फियर में चला जाता है, इरेशनल है। हम्म या उसको किसी फ्यूचर पुलिस पकड़ लेगी तो अब उसने हकीकत में पुलिस देखी है हम्म तो वो डरने लग जाएगा अलग अलग प्रकार के लोगों से। तो ये वो बिलीव हैं जो उसके बचपन में डाल दिए गए उसको हैंडल और कंट्रोल करने के लिए। हम्म इन सब का समाधान संभव है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, आपके किसी भी इर्रेशनल बिलीव को वो निकाल के बाहर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थेरेपी, और आप बहुत बेहतर हो सकते हो। चाहे आपको किसी भी ऐसी चीज़ से डर लगता हो या स्ट्रेस आता हो जो आप मानते हैं ये इर्रेशनल है और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, गो एंड टेक हेल्प। उसके साथ जीना ठीक नहीं है। पहले सर आपकी एक क्लास हुआ करती थी जिसका नाम था लैंग्वेज ऑफ ब्रेथ। तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई जाती थी कि जैसे मैंने वो क्लास ली है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारी ब्रेथ की स्पीड होती है या फिर ब्रेथ का नेचर होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं इंसान की मेंटल हेल्थ कैसी है या फिर अभी उसको स्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका एंग्जाइटी लेवल कैसा है। तो वो क्या था सर पूरा? वो लैंग्वेज ऑफ ब्रेथ का जो एक लाइन में सार है वो ये है कि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जब हम नेगेटिव इमोशंस में या स्ट्रेस को नेगेटिवली लेते हैं तो हमारा ब्रेथ लेने का पैटर्न चेंज हो जाता है और ब्रेन को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी चाहिए। ब्रेन को सरफेस लेवल पे लेने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। जब हम डीप ब्रेथ करेंगे और एक सही रिदम में करेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल दूर हो जाता है। तो या तो आप ब्रेथ का तरीका सीख लें किस पर्टिकुलर स्ट्रेस को देखकर और वैसी प्रैक्टिस करें, परंतु ये तनाव को मैनेज करने का एक तरीका है। तरीके और भी हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक होती है, उससे भी आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि वर्तमान में जो भी घट रहा है पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करना, परंतु हम फोकस करते हैं एक ही चीज़ पे। माइंडफुलनेस टेक्निक हमेशा मल्टीटास्किंग को मना करती है, और मनुष्य आज मल्टीटास्किंग करता है और फिर कहता है मैं व्यस्त हूँ। तो जब आप मल्टीटास्किंग की एक लिमिट बढ़ा देते हैं तब आपको तनाव आने लगता है। जैसे भोजन करते हुए आप टीवी देखते हैं या मोबाइल, तो भोजन करना एक काम है और टीवी मोबाइल देखना दूसरा कार्य है। तो आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो दो हिस्सों में बट जाता है। जैसे मैं आपको इसकी छोटी सी बात बता देता हूँ। अक्सर जो भी मनुष्य होते हैं वो भोजन से पहले एक सवाल जरूर करते हैं, खाने में क्या बना है। दरअसल ये सवाल मनुष्य नहीं करता, उसका लीवर पूछता है। ये क्योंकि लीवर को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, तो ये लीवर का सवाल है कि खाने में क्या मिलेगा। जैसे ही वो जवाब ब्रेन को मिलता है कि आज दाल रोटी मिलेगी, तो ब्रेन के लिए दाल रोटी मैसेज लिया और लीवर को दे दिया। तो लीवर के लिए दाल दाल नहीं है, वो प्रोटीन है। तो उसको डाइजेस्टिव फ्लूइड तैयार करने होते हैं लगभग 20-25 मिनट पहले, क्योंकि लीवर एक सेकंड में डाइजेस्टिव फ्लूइड रेडी नहीं कर सकता। तो इसीलिए पुराने जमाने में किचन में ही बैठ के खाना खाया जाता था, क्योंकि आंखें फूड को देखती रहती थी और खुशबू से लीवर को मैसेज मिलता रहता था। तो वो जो खुशबू से मैसेज मिलता रहता था तो डाइजेस्टिव फ्लूइड रेडी हो जाते थे। जब भोजन करते थे तो वो मेटाबॉलिक सिस्टम हाई रहता था। अब आज थाली में क्या आ रहा है पूछने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मोबाइल में बिजी हैं, कोई अखबार में बिजी है। भोजन की थाली आ गई और आप मोबाइल में फोकस करके खा रहे हैं, तो ना तो ब्रेन मैसेज दे पाता है लीवर को, ना लीवर तैयार होता है उस भोजन को पचाने के लिए। तब फिर ये होता है कि जो मनुष्य होता है, लीवर वीक होने की वजह से उसके बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं। जैसे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो गड़बड़ हो रही है उसमें आप लीवर का साथ ले ही नहीं रहे। और जो भी आप खाते हो वो ऑल ऑफ सडन जब गले के नीचे जाता है तो हड़बड़ाहट मच जाती है ऑर्गन्स में। जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना पाती,
ठीक है, बाइल नहीं बनता उतनी देर में, तो वो फूड क्या करता है, सड़ना शुरू कर देता है। तो भोजन को पचने की जैसे ही प्रक्रिया कमज़ोर पड़ती है तो इम्यून सिस्टम वीक होने लगेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगी शरीर को। और भोजन तो पौष्टिक था, पर आपने माइंडफुलनेस का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एक छोटा सा भोजन को लेके बोला, हर चीज़ में आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें ही ध्यान होना चाहिए। तो जब आप जिस कार्य को करते हैं उसी में ध्यान हो तो उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आपका पूरा ध्यान मेरे सुनने में है, आप ना तो कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना किसी और चीज़ का, तो अब आप माइंडफुलनेस की स्टेट में है। और अगर हमारे व्यूअर्स हमें ध्यान से सुन रहे हैं तो वो भी स्टेट में है। सर, जैसे हम लोग अगर अपने कल्चर को देखें, हमारा जो हिंदू इंडियन कल्चर है, इसमें प्राणायाम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, योगा और प्राणायाम का। तो क्या जो प्राणायाम होता है जिसमें हम अपने ब्रेथ को अलग अलग तरीके से कंट्रोल और ऑक्सीजन की नीड पूरी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका भी क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ से? बिल्कुल। कैसे? जो प्राण होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स। तो प्राणों का आयाम, उनका लेना छोड़ने का तरीका। तो जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये सब प्राणायाम के, ये सांस लेने के अलग अलग तरीके हैं। तो जब हम अलग अलग तरीकों से सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन के बहुत सारे हिस्से जागृत हो जाते हैं। कई बार आप जैसे आप देखते हैं ना, नाली में कचरा फंस जाए तो आप एक फोर्स मारते हैं वाटर की या किसी चीज़ की, तो एक झटके से कचरा बाहर आ जाता है। इसी प्रकार सांस के जो धक्के होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो योगा ट्रेनर होते हैं उनको इस बात की शिक्षा दी जाती है कि किस चीज़ को करने से क्या होता है। फिर उसके बाद आपका मन की स्थिति क्या है, फोकस कंसंट्रेशन कहाँ है। प्राणायाम आधे से भी कम इफेक्ट डालेगा अगर आप प्राणायाम करते समय कुछ और सोच रहे हो, कुछ और देख रहे हो। तो प्राणायाम की जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं उनको पूरा करने में आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप भोजन कर रहे हो और आपको भोजन करने में 20 मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट तो फिर भी लगेंगे। तो ऐसी क्या चीज़ है, आप टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, तो वो जो 20 मिनट होगा, जो माइंडफुलनेस के साथ आपने भोजन किया, वो आपके शरीर को बहुत कई गुना ज़्यादा पौष्टिक तत्व दे देगा। तो ऐसे ही जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो अब आपने 20 मिनट तो निकाल ही लिए सांस लेने और छोड़ने के लिए, तो फिर आपका पूरा ध्यान, एनर्जी उसी कार्य पे होनी चाहिए, तो उसका लाभ बढ़ जाएगा। तो माइंडफुलनेस जो होता है वो क्या करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को घटा देता है, इर्रेशनल जो आपने कहा ना उसको ख़त्म कर देता है, बिलीफ सिस्टम को। तो जो हमारे प्राणायाम रहते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो सर, ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो हर एक इंसान को सुबह करने चाहिए या जो भी टाइम फ्रेम है उसमें करने चाहिए? देखिए, इसके लिए तो किसी योगा विशेषज्ञ से सलाह लेकर, या दूसरा तरीका है मेरी जो ट्रेनिंग है लैंग्वेज ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो 2 या 3 घंटे में बताने का होता है। तो क्योंकि आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। तो चारों तरफ योगा ट्रेनर्स हैं, किसी से भी हमारी ऑडियंस मिल सकती है और उसके बारे में जान सकती है। फिर भी सुबह सुबह जो करने के खास प्राणायाम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, इन तीनों को तो करना चाहिए। और जितने आप साल के हैं उतने मिनट आप टोटल कर लीजिए इनको। शुरुआत कीजिए 5-5, 10-10 मिनट से, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, आपको अपने आप ही रिजल्ट्स क्लियर हो जाएगा। तो आज का हम एपिसोड यहीं फ्रीज करते हैं। थैंक्स अ लॉट सर, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू।